नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपिका लाल। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में एपीसीएस के लिए अधिकतम आयु सीमा को जनरल कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष और एपीएसटी उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष करने का निर्णय। 6 खेल और युवा मामला विभाग में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के 20 पदों सहित 30 नए पदों को मिली मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर महाखेल का किया उद्घाटन। कहा, केंद्रीय बजट में खेल से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पहले से अधिक किए गए प्रावधान और आज के युवा किसी क्षेत्र विशेष तक खुद को नहीं रखना चाहते हैं सीमित। लोअर दिबांग वैली जिले के आईटीआई रोइंग में एनुअल स्किल मेला और जागरूकता रैली आयोजित। रोजगार मेले में एरोस्पेस एंड एविएशन, एग्रीकल्चर, एनएचपीसी, मोबाइल टावर सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रमों और रोजगार के बारे में दी जानकारी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई स्टेट कैबिनेट की बैठक में अरुणाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज एंड सिविल पोस्ट पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा की शर्तों में बदलाव करते हुए जनरल कैंडिडेट के लिए 35 वर्ष और एपीएसटी उम्मीदवार के लिए 40 वर्ष करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह निर्णय उन उम्मीदवारों के लिए भी लागू होगा जिन्होंने अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए आवेदन किया था और विभिन्न कारणों से परीक्षा रद्द कर दी गई। अधिकतम आयु सीमा की शर्तों में बदलाव का लाभ उन उम्मीदवारों को भी मिलेगा जिन्होंने एपीपीएससी की भर्ती विज्ञापन के अनुसार अंतिम तिथि तक आवेदन किया हो। हालांकि राज्य मंत्रिमंडल के असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अधिकतम आयु सीमा में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह सामान्य उम्मीदवारों के लिए 37 वर्ष और एपीएसटी उम्मीदवारों के लिए 42 वर्ष रहेगी। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल और युवा मामलों के विभाग में 30 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई, जिसमें से डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के 20 पद शामिल हैं। पेमा खांडू के राज्य का मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद यह 123वीं राज्य मंत्रिमंडल की बैठक थी और उनके नेतृत्व में अब तक 951 फैसले लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जयपुर महाखेल जैसे आयोजनों से देश की खेल प्रतिभाओं को निखारने में मदद मिलेगी। उन्होंने आज इस आयोजन को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई खिलाड़ी धन की कमी के कारण पिछड़ने ना पाए। श्री मोदी ने खेलों में लड़कियों की बढ़ती भागीदारी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में खेल से जुड़े सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए पहले से अधिक प्रावधान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज के युवा बहुप्रतिभाशाली हैं, वे किसी क्षेत्र विशेष तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहते। खेल में आगे बढ़ने के लिए किसी भी खिलाड़ी के लिए सबसे जरूरी होता है अपनी फिटनेस को मेंटेन रखना। आप फिट होंगे तभी सुपर हिट होंगे और फिटनेस तो जितनी खेल के ही मैदान में जरूरी होती है उतनी ही जिंदगी के मैदान में भी जरूरी होती है। इसलिए आज खेलो इंडिया के साथ साथ देश के लिए फिट इंडिया भी एक बड़ा मिशन है। हमारी फिटनेस में बहुत बड़ी भूमिका हमारे खान पान की, हमारे पोषण की भी होती है। साथियों, स्पोर्ट्स केवल एक विद्या ही नहीं है, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री भी है। स्पोर्ट्स से जुड़ी चीजें और संसाधन बनाने से बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार भी मिलता है। ये काम ज्यादातर हमारे देश में लघु उद्योग, एमएसएमई करते हैं। इस बार बजट में स्पोर्ट्स सेक्टर से जुड़ी एमएसएमई को मजबूत करने के लिए भी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई है। ये आपको एक और योजना के बारे में बताना चाहता हूं। ये योजना है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, यानी पीएम विकास योजना। ऐसे लोग जो अपने हाथ के कौशल से
हाथ द्वारा चलाए जाने वाले औजारों से स्वरोजगार करते हैं, सृजन करते हैं, निर्माण करते हैं, उन्हें ये योजना बहुत मदद करेगी। उन्हें आर्थिक सहयोग से लेकर उनके लिए नए बाजार बनाने तक हर तरह की मदद पीएम विश्वकर्मा योजना द्वारा दी जाएगी। ईटानगर के इंडस्ट्री कॉलोनी चंद्रनगर में एक ऑयल टैंकर के ब्रस्ट होने से एक कामगार की मौत होने की खबर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार आज दोपहर में पुराने ऑयल टैंकर को डिसमेंटल करने के दौरान टैंकर ब्रस्ट हो गया, जिसमें एक श्रमिक की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल श्रमिकों को इलाज के लिए आरके मिशन अस्पताल ईटानगर में भर्ती कराया गया है। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के ऊर्जा अंतरण कार्य समूह की पहली बैठक आज बेंगलुरु में शुरू हुई। इस अवसर पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह और कोयला एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी उपस्थित थे। बैठक 7 फरवरी तक चलेगी। अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह ने भारत में ऊर्जा रूपांतरण के क्षेत्र में सफलताओं की चर्चा करते हुए कहा कि भारत वर्ष 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद में कार्बन उत्सर्जन को 45% तक कम करने और लगभग 50% बिजली गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा स्रोतों से बनाने के प्रति संकल्पित है। बैठक में G20 और अतिथि देशों से आए प्रतिनिधियों के अलावा विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी, स्वच्छ ऊर्जा मंत्रालय, अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन तथा अन्य संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। बैठक में ऊर्जा वितरण में प्रौद्योगिकी संबंधी कमी, कम लागत पर आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने, ऊर्जा सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला में विविधता, उद्योगों से कम कार्बन उत्सर्जन और भविष्य के ईंधन पर प्रमुखता से चर्चा होगी। The global average is our per capita emission. Despite that, we have already reduced our emissions by near about 30%, and we aim to do that, reduce it further by another 15%. That is why up to 45% by 2030. So we remain one country, one major economy, which is growing rapidly. We are growing at 7%. Our rate of growth today is 7%, despite all the disruptions around the world. We are adhering to a low carbon growth, and we will continue to do that because we are fully committed to a low carbon growth. We believe in the environment. As I said, 177 gigawatts of renewable energy capacity which we have installed. I have another 75 gigawatts under installation. 75,000 megawatts under installation. That makes it about 250,000 megawatts. We aim to have a renewable energy capacity, a non-fossil fuel capacity of 500 gigawatts. G20 के प्रतिनिधियों ने शनिवार को असम के कामरूप जिले के सुयालकुची विलेज में बुनकरों के साथ संवाद किया। उन्होंने स्थानीय बुनकरों द्वारा गमछा और रेशम के विभिन्न परिधानों को तैयार करने की कला को करीब से देखा। G20 प्रतिनिधि मंडल को स्थानीय लोगों ने असमिया शॉल, गमछा और हाथ से तैयार किए गए बांस के विभिन्न उत्पाद भेंट किए और उन्होंने अपना अनुभव शेयर किया। The experience for me was fascinating. I was not aware of the Moga silk, so it was quite eye-opening to see how it's made and to see the good quality of the work that's being done here and all of these products. It's really amazing. So I'll be taking this back to my country and showing all of the people that I know. The organization has been splendid. We've been very well taken care of at every step. I really feel there's a wonderful hospitality here in Assam. Before coming here, frankly speaking, I did not know much about silk. There are difference between Muga and area and other silks. But I found very interesting to learn much about the tradition and innovation, as well as people's efforts to try to protect the environment. It's really encouraging, in terms of this world. Anyway, I really appreciate your study.
मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज असम के मिसामारी में पैराशूट रेजिमेंट की 11वीं पैरा एसएफ की स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बल ने पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी बहादुरी और प्रोफेशनलिज्म से उल्लेखनीय योगदान दिया है। उन्होंने स्थापना दिवस पर इस रेजिमेंट के जवानों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि ईटानगर में 5G ब्रॉडबैंड नेटवर्क के शुरू होने से प्रत्येक इंडस्ट्री में डिजिटल क्रांति आएगी, सामाजिक और आर्थिक विकास को गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर और पब्लिक सेक्टर डिलीवरी के क्षेत्र में 5G नेटवर्क वरदान साबित होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने शनिवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में आयोजित एक कार्यक्रम में एयरटेल की 5G सर्विस को लॉन्च किया। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के ऐसे मोबाइल उपभोक्ता जिनके पास 5G सपोर्ट स्मार्टफोन है, वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के 5G नेटवर्क की हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में यह सेवा राजधानी ईटानगर के एच सेक्टर, चंदन नगर, सेंकी पार्क, दोनी पोलो विद्या भवन, बीबी प्लाजा, पी सेक्टर, 0 पॉइंट, जूली विलेज, बैंक तिनाली, गोपुर तिनाली, राज्य सचिवालय और कई अन्य स्थानों पर उपलब्ध होगी। उप मुख्यमंत्री चाउना मैन ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं को शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों के साथ ही वित्तीय सहायता भी उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य की महिला का सर्वांगीण विकास कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। अपने एक ट्वीट में उप मुख्यमंत्री ने बताया है कि पंचायतों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 47% से अधिक है। राज्य भर में 6,635 स्व सहायता समूहों के माध्यम से 53,080 महिलाएं आत्मनिर्भर अरुणाचल मिशन में योगदान दे रही हैं। आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायकों के मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की गई है। महिला अचीवर अवार्ड स्कीम के माध्यम से महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। महिला सुरक्षा और पुलिस बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। लोअर दिबांग वैली जिले की ITI रोइंग में एनुअल स्किल मेला और जागरूकता रैली आयोजित की गई। इस मेले में एरोस्पेस एंड एविएशन, एग्रीकल्चर, NHPC, मोबाइल टावर सहित कई कंपनियों के प्रतिनिधियों ने युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम और रोजगार के बारे में जानकारी दी। NHPC के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि ITI रोइंग को एडॉप्ट करने के बाद 100 अधिक युवाओं को NHPC के विभिन्न संस्थानों के अलावा अर्थ मूवर्स सेक्टर में रोजगार परक प्रशिक्षण दिया गया है। इस अवसर पर ITI रोइंग के प्रिंसिपल सुभाष पर्टी ने हर साल आयोजित होने वाले कौशल मेले के बारे में जानकारी देते हुए युवाओं से अपनी रुचि के अनुसार ट्रेड का चयन करने की अपील की। यह मेला तवांग, दापोरिजो, हायू लियांग, पालिन, बोमडीला, जीरो, लिकाबाली, कोलोरियांग, सेपा, बासर, नाहरलगुन, खोंसा, लेम्मी, पासीघाट, चांगलांग, आलो, तेजू, पोंगिंग, अनिनी, योंगक्योंग, नामसाई, मेचुका और रागा में अगले हफ्ते तक आयोजित होंगी। ये जो प्रोग्राम है ये हमारा स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से स्पॉन्सर किया गया है। तो स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए जो स्किल उन लोग को ये एक्वायर करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट का तरफ से इसको सपोर्ट दे रहा है और बाहर में जो टेक्निकल सपोर्ट स्किल देगा बाहर में भेजेंगे लड़का लोग को। जो जो सेक्टर में ये जो लड़का लोग अपना सेक्टर चॉइस करेंगे उसी सेक्टर में बाहर में हम लोग इसको ट्रेनिंग, स्पेशलाइज ट्रेनिंग दिलाएंगे। तो उसमें क्या होगा, अपना लड़का लोग को बेनिफिट ये है कि अपना उसमें स्किल को और डेवलप कर सकता है। तो ये जो है मेनली अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और ये और आगे हम लोग ये प्रोग्राम को हर साल कराते हैं और हम लोग करते रहेंगे। I work for the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship. So I'm based in Roing. Our skill level determines your entry and retention in the job. So it's very important. You need to acquire skill in your day-to-day life. आप लोग का जो डेटाबेस है हम लोग उसको नेशनल लेवल तक लेके जाए बाय मैपिंग विद द रोइंग डिस्ट्रिक्ट। रोइंग डिस्ट्रिक्ट का भी अलग सा कोड आया है मॉडर्न करियर सेंटर बोल के, यानी हम लोग इसको करियर सेंटर बनाने का कोशिश कर रहे हैं, वन स्टॉप सॉल्यूशन बनाने का कोशिश कर रहे हैं। We will collaborate with all the 9 departments of the district so that हम लोग आप लोग के लिए
hassle free career services दे पाए, and not only career counseling also career guidance भी रहेगा उसमें और ट्रेनिंग भी रहेगा। क्योंकि एनएचपीसी ने ITI रोइंग को अडॉप्ट किया है, तो स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उसको सपोर्ट करना, उसकी रीप्लानिंग करना, उसको एम्प्लॉयमेंट से रीअरेंज करना, वो हम लोगों की दायित्व रहेगा। डेफिनेटली हम उसका पूरा करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा मैं स्टूडेंट्स को ये भी रिक्वेस्ट करूँगा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने पूर्वोत्तर राज्यों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली बार नॉर्थ ईस्ट हाफ मैराथन का आयोजन किया। मालीगांव में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने पूर्वोत्तर हाफ मैराथन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन से पीएम मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट को गति मिलेगी और युवाओं के ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाने में सहायता मिलेगी। इस मैराथन में पूरे भारत के साथ साथ विदेशों से लगभग 7,000 से अधिक धावक भाग ले रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट को ये मैराथन साकार करती है। 7,000 लोग मतलब यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट हम लोगों ने देखा, लोगों में इतना उत्साह और देश भर की कई प्रदेशों से कई खिलाड़ी यहाँ पर आए हैं, कई एथलीट्स यहाँ पर आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि इंडिया को फिट इंडिया बनाना और न्यू इंडिया को यंग इंडिया बनाना, मुझे लगता है ऐसा मुहिम अगर बार बार चलाया जाएगा तो उसी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना साकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में अरुणाचल प्रदेश के ताव पकबा, फेनिया पाफा और गुरुक पोरदुंग ने कांस्य पदक जीतकर राज्य के मेडल टैली की शुरुआत की है। खेल मंत्री मामा नातुंग ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक जीतने के लिए ताव पकबा और फेनिया पाफा और गुरुक पोरदुंग को बधाई दी है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कॉरपोरेशन लिमिटेड दिबांग वैली जिले के नारा लियांग क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सभी जरूरी कदम उठा रहा है। जिला उपायुक्त ने अपने एक ट्वीट में बताया कि मोमपानी से स्वामी कैंप के बीच 12 किलोमीटर तक के सड़क मार्ग को आगामी 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि परियोजना कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।